नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज है 26 मई। 26 मई का मतलब 11 साल पहले 2014 में आज के दिन ही मोदी जी ने शपथ ली थी और शुरुआत हुई थी भारत में मोदी राज की। उसके बाद क्या क्या हुआ है वो सब आप जानते हैं, लेकिन मोदी जी सेलिब्रेट करने आज गए थे गुजरात। अपना 11वां साल सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात गए थे और वहां पर वडोदरा और दाहोद में रोड शो किया। असल में मोदी जी को होना तो चाहिए था पुंछ में या जम्मू में या कश्मीर के अंदर या सीमा के उन इलाकों पर, बाड़मेर में या कुछ और ऐसे इलाकों पर जहां पाकिस्तान की गोलाबारी में हमारे लोग मारे भी गए हैं और बहुत सारे घरों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मोदी जी की एक खूबी है, 11 साल अगर मोदी जी के राज को बड़े गौर से आप देखेंगे तो मोदी जी की एक खूबी है, वो हमेशा जश्न के मूड में रहते हैं और ऐसी किसी जगह नहीं जाते जहां बैकग्राउंड में कोई ऐसी तस्वीर हो जो उनकी इमेज को खराब कर दे। मणिपुर नहीं जाते हैं। आपने कभी सुना कि वो मणिपुर गए? 2 साल से ज्यादा हो गए, मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी मणिपुर नहीं गए। कलकत्ता पहुंच गए प्रचार करने के लिए, कहीं और पहुंच गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। कल अलीगढ़ में सब कुछ हुआ और इस तरह की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, लिंचिंग की, गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारे जाने की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पुल गिर पड़े, कहीं सड़क टूट जाए, मोदी जी आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में वो तस्वीरें बड़ी खराब लगती हैं। मोदी जी हमेशा जगमगाती हुई जगह पर जाएंगे। अगर पुंछ में जाएंगे तो उनको जनता को यह बताना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान की गोलीबारी में हमारा नुकसान हुआ है। उनको यह बताना पड़ेगा कि यह जंग बड़ी शानदार तरीके से चल रही थी। हमारी आर्मी है वो इसमें पहल बनाए हुई थी, हमारी आर्मी इसमें प्रेशर बनाए हुई थी और हमको सीज फायर करना पड़ा। और उनका जो दोस्त ट्रंप है वो लगातार कह रहा है कि हमारे दबाव में सीज फायर हुआ है, इसीलिए वो जीत मनाने गए, ऐसी जगह गए जहां उसका कोई असर नहीं पड़ा था। दाहोद गए, बड़ोदरा गए, उसमें भी वो कक्ष के रन में नहीं गए, पाकिस्तान की सीमा वाली जगह पर नहीं गए। वो गए वडोदरा और दाहोद में जहां शानदार पोस्टर लगा हुआ है। मजेदार बात यह है कि तिरंगा यात्रा निकल रही है, लेकिन जो पोस्टर है उसमें कहीं तिरंगा दिखाई नहीं दे रहा। इसके पहले गए थे बीकानेर में और बीकानेर में जाके कहा था कि मेरी रगों में सिंदूर बहता है। यहां पर भी डायलॉग बाजी बहुत की, हमारी बहनों के सिंदूर को कोई मिटाएगा तो उसका मिटना तय हो जाता है, अलाना फलाना, इस तरह की डायलॉग बाजी उन्होंने बहुत की। लेकिन जिस मुद्दे पर बोलना चाहिए उस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश रह गए। एक बार नहीं बताया कि जिन इलाकों में पाकिस्तान की गोलाबारी से नुकसान हुआ है उन इलाकों में उन घरों को दोबारा बनवाने के लिए क्या किया जा रहा है। एक बार यह नहीं बताया कि बैसरण घाटी के अंदर जो 4-5 आतंकवादी आए थे, वो आतंकवादी गए कहां, उनको जमीन निगल गई या आसमान निगल गया, आज तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। यह भी नहीं बताया कि बैसरण घाटी में उस दिन कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी। यह भी नहीं बताया कि जब जंग में हम आगे चल रहे थे तो सीज फायर क्यों करना पड़ा। कांग्रेस ने एक मीम वीडियो जारी किया है, एआई से एक वीडियो बना के जारी किया है, कांग्रेस के पेज पे आप देख सकते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी इनको बता रही हैं कि कभी युद्ध को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। मोदी जी बैसरण में जो औरतें जिनके माथे का सिंदूर वाकई में छीना गया था, उन औरतों से मिलने नहीं गए। एक भी औरत से, एक भी ऐसी महिला से जिसका पति बैसरण में मारा गया था, मिलने नहीं गए। वो राहुल गांधी गए, उमर अब्दुल्ला गए, उन इलाकों में मिले, लोगों से दर्द बांटा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सिख महिला कह रही थी कि देखिए राहुल गांधी जी आए हैं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए, हमको उम्मीद थी कि आएंगे। ऐसी किसी जगह वो नहीं जाएंगे, जश्न मनाएंगे लेकिन ऐसी किसी जगह नहीं जाएंगे। वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि हिमांशी नरवाल के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उनको सजा क्यों नहीं मिली। वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि मिस्री साहब के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी, इतनी बदतमीजी की थी कि उनको अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ा था, उनको कोई सजा क्यों नहीं हुई। इस बात का जवाब वो कतई नहीं देंगे। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लाल आंख दिखाने की बात करेंगे, लहू में सिंदूर बहाने की बात करेंगे, मन की बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं देंगे। सोफिया कुरैशी के
घर गए वो सोफिया कुरैशी के जो रिश्तेदार थे उनके ऊपर फूल बरसाते दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बताया कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी तक मंत्री क्यों बना हुआ है। इस सवाल का जवाब कोई ना पूछे उनसे। कल एक खबर आई थी कि पीएम साहब ने कहा है कि इस तरह की बयान ना दें, बयानबाजी ना करें, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजी ना करें, लेकिन उन नेताओं को एक शब्द नहीं कहा गया, उनके खिलाफ एक कार्रवाई नहीं की गई जो बैसरण घाटी में महिलाओं से कह रहे थे कि अगर उन्होंने अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो आतंकवादियों से वो टकरा सकती थी। एक बार उनसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी यात्रा क्यों कैंसिल कर दी थी। आम लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आतंकवादियों का मुकाबला करें, और प्रधानमंत्री महोदय 19 तारीख की अपनी जो यात्रा थी वो यात्रा कैंसिल कर देते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस से नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। आप जरा बिना हथियार के, बिना सिक्योरिटी के एक बार जाइए और कश्मीर घूम लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जानता हूं कुछ नहीं होने के बावजूद आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कश्मीर में कमरे से बाहर निकल सकें अगर आपकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए। खैर, एक रिपोर्ट जो आई है अमेरिका से वो बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से है। इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए पता चलता है कि सेना के नाम पर वोट तो लगातार लिए गए, लेकिन सेना को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना मजबूत किया जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान भारत को एक खतरे की तरह देखता है, अपने एग्जिस्टेंस के एक खतरे की तरह देखता है, और इसी वजह से परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने और सैन्य क्षमता जो उसकी है, आर्मी की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए चीन से लगातार फाइनेंशियल और सैन्य मदद ले रहा है। यह बात ऐसी नहीं है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें इसकी काफी डिटेलिंग की गई है। इसमें कहा गया है कि मेक इन इंडिया के बावजूद भारत अभी भी पूरी तरह से रूसी हथियारों पर निर्भर है, जो पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसको DIA कहते हैं, उसकी यह रिपोर्ट है वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट 2025, और इसमें कहा गया है कि भारत की रक्षा नीति चीन का सामना करने और भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी। यह भी कहा गया है कि चीन और भारत का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत चीन को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है, जिसकी वजह है सीमा विवाद। चीन की सैन्य शक्ति में बेहद इजाफा हुआ है, बहुत बढ़ी है, और आर्थिक तकनीकी रूप से भी वो काफी आगे बढ़ा है। चीन का जो रीजनल प्रभाव है, चाहे वो ब्रिक्स हो, CPEC हो, या फिर हिंदुस्तान के अगल बगल के जो देश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान में हो, वो लगातार बढ़ा है। और AI, साइबर और अंतरिक्ष में चीन ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये भी बताया है कि झड़पें कम तो हुई हैं, लेकिन भारत चीन के प्रभाव को कम करने के लिए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे देशों के साथ सैन्य साझेदारी कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो एक डुएट चल रहा है लंबे समय से, वो डुएट भारत के लिए खतरे की तरह है। एक नॉर्दर्न सीमा है हमारी, एक पश्चिमी सीमा है, और इन सब के बीच में बांग्लादेश जिस तरह से लगातार प्रो पाकिस्तानी और प्रो चाइनीज बात कर रहा है, यह खतरा और बढ़ जाता है। हमारी 3 सीमाएं एक साथ खतरे में आ जाती हैं। और केवल इतना नहीं है, बांग्लादेश और चाइना के बीच में जहां से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शुरू होते हैं, वहां आप देखेंगे तो एक चिकन नेक बनता है 20 मील का, और ये बार बार कोशिश हुई है उसको बंद कर देने का चाइना की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट कट जाएंगे। इसीलिए वहां पर हमारी सेना जबरदस्त तरीके से रक्षा करती है कि बांग्लादेश और चाइना कहीं से उसमें कोई आगे ना बढ़े। तो आप सोच के देखिए, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ जाते हैं। नेपाल के बारे में कुछ कहना बेकार है, क्योंकि नेपाल पूरी तरह से चीन के ऊपर निर्भर है और नेपाल में लगातार भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। भूटान एक आर्म कंट्री नहीं है, इसलिए भूटान की फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो ये 3-4 कंट्रीज हैं हमारे अलग अलग बॉर्डर पर, अगर उनसे हमारा दोस्ताना संबंध नहीं होगा, पाकिस्तान से मान लीजिए फुल फ्लेज वार की स्थिति बनती है, उधर से चाइना, इधर से बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी।
हथियारों के लिए हम रशिया पर निर्भर हैं, ये सब जानते हैं। मिग हमारे एयरफोर्स की बड़ी ताकत लंबे समय से रहा है। मिग जो है वो रशियन है। और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि रशिया, चाइना और ईरान के बीच में एक ट्रायंगल बना है। बीच में अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारी बात हुई, लेकिन अफगानिस्तान का भी अभी हाल में बयान आया था कि अपने इलाके से हम चीन पर आक्रमण नहीं होने देंगे। चाइना वहां इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट तो भारत ने भी वहां काफी किया है, लेकिन चाइना वहां इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए अफगानिस्तान चाइना को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। तो आसपास पड़ोस में हमारे पास कोई ऐसा देश नहीं है जो ऑल वेदर फ्रेंड हो, नंबर 1। नंबर 2, रशिया से हम हथियारों के ऊपर निर्भर हैं, और जिस तरह से रशिया के ऊपर अमेरिका और यूरोप ने लगातार प्रतिबंध लगाए हैं, रशिया और चीन के बीच में दोस्ती मजबूत हुई है। इंटरनेशनल कई फोरम पे रशिया और चाइना को हम एक साथ खड़े होते दिखे हैं। इसलिए यह भी एक सवाल है कि क्या अगर चाइना से हमारी कोई लड़ाई होती है या चाइना से हमारा कुछ भी दिक्कत वाला मामला होता है, तो क्या रशिया उसी तरह से खड़ा होगा जैसे अब तक वो हमारे साथ खड़ा रहा है? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि भारत सरकार जिस तरह से लगातार अमेरिका की तरफ झुकी है, रशिया में इसको लेकर नाराजगी तो है ही। आप याद कर सकते हैं कि यूक्रेन गए थे हमारे प्रधानमंत्री, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। यूक्रेन गए थे, वहां आंसू वगैरह बहाया था, जहां बच्चों की समाधि बनी है वहां पर आंसू वगैरह बहाया था, बड़े अच्छे अच्छे फोटो आए थे। और उसके बाद जब यूक्रेन के राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत अगर रशिया से सारे रिश्ते तोड़ता है तभी हम उसको दोस्त समझेंगे। तो रशिया के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। ब्रिक्स में हम बहुत एक्टिव थे, और ब्रिक्स में नॉन डॉलराइजेशन की जो बात हो रही थी, डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही थी कि अपनी अपनी करेंसी में करेंगे या ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनेगी, ट्रंप के आने के बाद सीधे सीधे आप देखते हैं कि मोदी जी उससे पीछे हट जाते हैं। अब जाहिर है कि ब्रिक्स को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही, भारत में कम से कम ब्रिक्स को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। स्पष्ट झुकाव अमेरिका की तरफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की स्थिति यह है कि कहीं और तो उसकी चल नहीं रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध वो रोक नहीं पा रहा है। आज उसने पुतिन के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पुतिन पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसको जितना लड़ना है, जितनी जमीनें कब्जा करनी है, उस पर वो लगा हुआ है। और सीधी सी बात है कि जीती बाजी उसके हाथ में है, लगातार वो प्रभावी है, तो फिर वो सीज फायर क्यों करेगा? सीज फायर तभी करेगा जब जो जमीनें वो चाहता है वो जमीनें उसको मिल जाए। तो वो सुन नहीं रहा है। इजराइल में कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। इजराइल गजा के वार के बारे में मैं अपडेट करता ही रहता हूं। वहां जेनोसाइड रुकवा नहीं पा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान, उनको दो ऐसे कमजोर देश मिले जिनके बीच में जो स्कर्मिश हुई, जो झड़प हुई, उसको रुकवाने का श्रेय वो लगातार ले रहे हैं। और श्रेय लेने के साथ साथ लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं। एक नियम बना दिया उन्होंने कि वहां जो अमेरिका में भारतीय रहते हैं वो हिंदुस्तान में पैसा भेजेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एप्पल को हड़का दिया कि तुम भारत के अंदर अगर मोबाइल बनाओगे तो 25% टैक्स लग जाएगा अमेरिका में जब तुम उनको बेचोगे। जाहिर सी बात है एप्पल दोबारा सोच रहा होगा कि यहां फैक्ट्री डालें या ना डालें। बाकी टैरिफ को लेकर जिस तरह से वो लगातार धमका रहा है, 0% टैरिफ की बात कर रहा है, अमेरिका के ऊपर भरोसा करना तो बिल्कुल बेकार है। आप जानते हैं कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान की मदद करता रहा है, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बाकायदा कहा था कि अमेरिका और यूरोप जो है उनकी वजह से हम आतंकवाद को पालते हैं। और इस पूरे 3-4 दिन के झड़प में आपने देखा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। बयानात आते रहे, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों को एक तराजू पर तोला और 1000-1500 साल की बात करता रहा, जो पाकिस्तानी तरीका है बात करने का, कश्मीर को हिंदू मुसलमान की समस्या से जोड़कर देखने का। तो रशिया से आपकी दोस्ती जो है वो वैसी रही नहीं। चाइना आपके लिए खतरा है। पाकिस्तान लगातार अपने हथियार बढ़ा रहा है। बांग्लादेश से आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं। तो सवाल तो उठता है कि 11 साल में आपने क्या हासिल किया है? 72 देशों में घूमकर आपने क्या हासिल किया है? और अमेरिका की जो ये रिपोर्ट है, डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये सावधान करने वाली है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स पर ध्यान देने की जगह हमारे प्रधानमंत्री महोदय को रोड शो करना और डायलॉग देना, एकदम सलीम जावेद स्टाइल के डायलॉग देना, मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है, ज्यादा पसंद है। आप सोचिए, हमने कहा कि हम सिंधु जल परियोजना रोक देंगे। अच्छी बात है, आप रोक दीजिए, लेकिन अब पता यह चल रहा है, रिपोर्ट यह आ रही है कि असल में पानी कहीं रुका है तो चाइना हमारा पानी रोक रहा है, और चाइना हमारा 75% पानी रोक चुका है। यह खबर आज आई है, बिजनेस टुडे के रिपोर्ट में है, और इसको
जो सैटेलाइट डेटा है सतलज का, जो सतलज के पानी के प्रवाह का जो सैटेलाइट डेटा है, उसके आधार पर डॉक्टर वाई नित्यानंद ने किया है, जो नासा के एक्स स्टेशन मैनेजर हैं। उनका कहना है कि सतलुज के नदी के पानी में भारी कमी आई है। ये कमी तिब्बत से भारत की सीमा में प्रवेश करने से पहले हो रही है, यानी चाइना हमारा पानी रोक रहा है। और उनका कहना है कि सतलुज नदी से भारत में आने वाले पानी की मात्रा पिछले 5 सालों में 75% से ज्यादा कम हो गई है। अब आप सोच के देखिए, आप धमकी दे रहे थे, चाइना ने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन आपका 75% पानी कम कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा बांध बनाने की चर्चा है, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलने वाला पानी कम हो जाएगा। तो चाइना तो अपनी मनमानी कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके खिलाफ, ना तो इंटरनेशनल फोरम पे और ना तो सीधी बातचीत में। और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, रगों में सिंदूर बहने की हो रही हैं। कल पूरे दिन एक खबर चलती रही कि जापान की अर्थव्यवस्था हमसे पिछड़ गई है और हम जापान से आगे निकल गए हैं। मैंने एक स्टेटस लिखा था कि मोटा होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप स्वस्थ ज्यादा हैं। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, अगर जापान से तुलना करेंगे तो वहां केवल 12.4 करोड़ है। भारत का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 3.287 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि जापान का जो क्षेत्रफल है वो केवल 3,77,974 किलोमीटर स्क्वायर है। और असल तुलना अगर करनी है तो आप करके देखिए प्रति व्यक्ति आय की। अगर जापान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 33,845.48 33,845.48 यूएसडी है, यूएस डॉलर है। यानी कि साल की इनकम जो हो गई वो 25 से 30 लाख के आसपास है औसत जापानी की। आपके यहां कितनी है? आपके यहां वो कुल मिला जुला कर 2,500 यूएसडी के आसपास है, 2,481, जिसका मतलब 2 लाख रुपए सालाना के आसपास। महीने का निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जापान की क्या स्थिति है, हमारे यहां क्या स्थिति है। और ये तो प्रति व्यक्ति आय है। अगर प्रति व्यक्ति आय का मतलब इसमें अडानी की आय भी शामिल है और 100 रुपया रोज कमाने वाले आदमी की आय भी शामिल है। अगर इसमें से टॉप 10% को निकाल दीजिए तो 90% हिंदुस्तानी जो हैं उनकी अगर आप प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो वो 50,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आपको मिलेगी। यानी महीने के 3 से 4 हजार लोग, 90% लोग जो हैं भारत में महीने के 4-5 हजार का औसत आय पा रहे हैं। और आप तुलना करने चले हैं जापान से। ठीक बात है, जापान में बहुत सारी चुनौतियां हैं, वहां का ग्रोथ रेट कम हुआ है क्योंकि वहां की उम्र दराज आबादी काफी बढ़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां अच्छी हैं, तो बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ी है, बर्थ रेट कम हुआ है, तो लेबर फोर्स वहां कम हुआ है। ये सारी बातें हैं, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि आपके बच्चे को हिंदुस्तान में नौकरी मिले और जापान में नौकरी मिले तो वो कहां करना चाहेगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और जापान के बीच में क्या तुलना है। हम बड़ी इकॉनमी है, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए ट्रिलियन अगर ज्यादा दिख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस ट्रिलियन का बड़ा हिस्सा तो अंबानी और अदानी का है। लेकिन क्या अपने लोगों को हम जापान जैसी सुविधाएं दे पाए हैं? क्या अपने लोगों को हम विकसित देश जैसी सुविधाएं दे पाए हैं? ये सवाल पूछने पर तो तुरंत जो ट्राल्स हैं वो हमारे जैसे लोगों को गालियां देना शुरू कर देंगे। बातें करना आसान है, अगर आप दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं तो हैं, लेकिन फिर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपके लोग भाग भाग के अमेरिका, यूरोप, अरब और बाकी सारे देशों में नौकरी करने क्यों जाते हैं। सऊदी अरबिया से आप बड़े देश हैं, सऊदी अरब से कोई क्यों नहीं आता है आपके यहाँ नौकरी करने? क्यों आपके यहाँ से भाग के मजदूरी से लेकर डॉक्टरी तक करने के लिए लोग सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में और बाकी सारी जगहों पर लाइन लगाते हैं? ये सवाल जब अपने आप से आप पूछेंगे, आपको मालूम हो जाएगा इस तरह के प्रचार का कोई मतलब नहीं है। तो 11 साल के इस शासन में क्या कुछ मिला है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। भाषण खूब मिले हैं, नारे खूब मिले हैं, डायलॉग ऐसे मिले हैं कि सलीम जावेद भी खामोश हो जाए। और मिला है 5 किलो अनाज, झोला लेकर खड़े रहिए, 5 किलो अनाज खरीदते रहिए। इसके अलावा कुछ मिला हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नफरतों की बात मैंने छोड़ दी, वो तो करते ही रहते हैं कि हिंदू मुसलमान भी आपको प्रचुर मात्रा में मिला है, खूब मिला है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।